हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवक्ता राम प्रताप अर्थशास्त्र आज आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आप कर रहे हैं 12वीं कक्षा के मैक्रो इकोनॉमिक्स का पाठ नंबर 13। अभी तक हम 12 कर चुके हैं और 13वें पाठ का नाम है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। तो हम बजट के बारे में बात करेंगे। बजट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि हर साल हर वर्ष 28 फरवरी या 29 फरवरी या जो भी साल का अंतिम फरवरी होती है, फरवरी का अंतिम दिन होता है, उस दिन बजट पेश किया जाता है। गत वर्ष में क्या क्या हुआ, क्या क्या खर्चे, क्या क्या आय हुई और आने वाले वर्षों में क्या खर्चे और क्या आय के सोर्स होंगे, इन सब बातों के ऊपर चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले सरकारी बजट होता क्या है, सरकारी बजट क्या है, व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट। भारत में फरवरी मास का अंतिम दिन होता है जब वित्त मंत्री सरकार का वार्षिक बजट संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है। इससे ज्ञात होता है कि बीते वर्ष में सरकार का वित्तीय कार्यक्रम कैसा रहा और आने वाले वर्ष के लिए सरकार की क्या नीति और क्या कार्यक्रम है। बजट का अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के सतत अर्थव्यवस्था के संसाधनों के बंटवारे, मंदी, तेजी के व्यापार चक्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। या हम कहेंगे सरकारी बजट सरकार की आय व्यय का एक ऐसा ब्यौरा है जो अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अनुमानों को प्रकट करता है। जो सरकारी बजट है ये हमारा क्या प्रकट करता है, ये प्रकट करता है कि जो आने वाला साल है उसमें हमारे व्यय कितने होंगे और आय कितनी होगी, इसका अनुमानित स्रोत, अनुमानित जरिया होता है, अनुमानित अंदाजा होता है। एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि आने वाला साल भविष्य में सब चीजें निश्चित होती हैं। इसलिए जो आने वाला साल है 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर आने वाले 31 मार्च तक जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ये देखा जाता है कि कितना व्यय होगा और कितनी आय होगी। उस सारे लेखे जोखे को हम सरकारी बजट कहते हैं। तो मेरे ख्याल में आप सभी को बजट का पता लग गया होगा कि अनुमानित प्राप्तियां तथा अनुमानित आय का ब्यौरा, आय और व्यय का ब्यौरा को हम बजट कहते हैं। कि बजट क्या, बजट में 2 प्रकार का बजट किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। आय, ये बजट में हमने बताया ना, बजट की चर्चा के आय व्यय का ब्यौरा। अनुमानित ब्यौरा, अनुमानित ब्यौरा आय व्यय का जो अगला साल है उसका अनुमानित ब्यौरा कहते हैं। यह आय तथा संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए, संपत्ति तथा आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है जो भारत जैसे किसी भी कार्य का मुख्य उद्देश्य है। साधनों का पुनर्बंटवारा के लिए, देश में आर्थिक स्थिति पैदा करने के लिए, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध करने के लिए, इन उद्देश्यों को लेकर के बजट बनाया जाता है। तो बजट के प्रभाव क्या पड़ते हैं। बजट के कारण साधनों का सही बंटवारा होता है, सरकारी सेवा की उपलब्धि होती है, राजकोषीय अनुशासन बना रहता है। जो हमारा मेन टॉपिक इस पाठ का हुआ है बजट की संरचना था, बजट के घटक कौन कौन से, स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। इस बजट के कितने कंपोनेंट्स हैं, इस बजट के कितने घटक हैं। तो इसके 2 घटक है, एक बजट प्राप्तियां और दूसरा बजट व्यय। 2 घटक है, जैसे कि हमने यही बताया था कि सरकारी बजट आय तथा व्यय का अनुमानित ब्यौरा है। तो जो प्राप्तियां हैं, आय है वो इसमें आ जाएंगी प्राप्तियों में, और व्यय है इसमें आ जाएगा। तो लेकिन आपका ये चैप्टर लंबा है इसलिए हम आज ये व्यय की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आय की बात करेंगे। आय है वो भी आपकी जो बजट की प्राप्तियां हैं वो भी 2 प्रकार की हैं, 2 भागों में बांटी जा सकती हैं। आपने इनको किस किस नाम से जानेंगे, एक राजस्व प्राप्तियां और दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां। जैसे मैंने लिखा है नंबर 1 राजस्व प्राप्तियां और नंबर 2 पूंजीगत प्राप्तियां। ये 2 प्रकार की प्राप्तियों में सरकार की होती है। तो राजस्व प्राप्तियां कौन सी होती हैं,
जिसमें सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती, और इन प्राप्तियों के मतलब सरकार की कोई परिसंपत्तियों में कमी नहीं आती। जो राजस्व प्राप्तियां हैं, इन प्राप्तियों के कारण सरकार की कोई देयता नहीं बनती है और न ही उसकी किसी परिसंपत्ति में कमी आती है। सरकार जो उनसे पब्लिक से लेगी इनकम के रूप में, इसके रूप में जो इनकम से लेगी, उसके लिए सरकार की पब्लिक के प्रति न कोई देयता है और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। तो ये जो राजस्व प्राप्ति, हम पूंजीगत प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। जो राजस्व प्राप्ति ये दो प्रकार की है, नंबर 1 कर प्राप्तियां और नंबर 2 करेतर प्राप्तियां। इनके ऊपर चलते हैं हम। सबसे पहले जो कर राजस्व प्राप्तियां हैं, करेतर राजस्व प्राप्तियों में सबसे पहले हम कहते हैं कर के बारे में। कर होता क्या है? कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से परिवारों को, फर्मों को, सरकार को अदा करना पड़ता है। कर है जो ये हमने कर बताया है नंबर 1। ये कर हर किसी को, चाहे वो फर्म सिंगल, चाहे वो इकट्ठी फर्म हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई परिवार हो, सभी को कर सरकार को भुगतान करना पड़ता, सरकार को देना पड़ता है। और इसके बदले में सरकार की कोई देयता नहीं होती और न ऐसी कोई परिसंपत्तियों में कमी आती है। सरकार को मजबूरी नहीं है उसके लिए वो क्या करे क्या ना करे, या सरकार के लिए वो पैसा करे। या हम संक्षेप में कह सकते हैं कि कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को परिवारों, फर्मों और संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है और इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। कर की विशेषताएं क्या है, खास बात क्या है? कर है ना, जो कर होते हैं, जो जितने जितने हमने कर बताए हैं सारे कर है। नंबर 1 ये आवश्यक रूप से भुगतान करने पड़ते हैं, सभी को देने पड़ेंगे, चाहे वो अच्छे मन से दे या राजियों के दे या नाराजों के दे, आवश्यक भुगतान जरूर करना पड़ेगा। दूसरा जन कल्याण, जो ये कर है वे इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि लोगों से इकट्ठा पैसा करके लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जा सके। इसीलिए ताकि अमीर लोगों से ज्यादा पैसा एकत्रित कर लिया जाए, गरीब लोगों से कम करके उस मात्रा में लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सारे समाज के लिए विशेष कोई फायदे की बात कर सके। कर और लाभ का कोई अनुपातिक संबंध नहीं है। ये कोई जरूर नहीं है कि जितना सरकार ने कर लिया है उसी के अनुपात में ही वो उसकी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करेगी, इसका कोई विशेष अनुपात नहीं है। तो इसके अनुसार ये भी विशेषता है। कर देना व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व है, ये भी विशेषता करती कि हर आदमी जिस पर कर लगा दिया उस आदमी को वो कर देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार करे। कर देना मनुष्य की निजी जिम्मेवारी है, व्यक्ति को कर देना ही होता है, चाहे इसे लगाने का आधार वस्तुएं क्यों ना हो। कानूनी व्यवस्था, कर एक विशेष व्यवस्था यह भी है कि कानूनी तौर पर ठीक ढंग से लगाए जाते हैं। प्रत्येक कर को लगाने के संबंध में कानूनी नियम होते हैं, इसलिए क्या नियमानुसार ही कर लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं करों के प्रकार की। कर कितने प्रकार के हैं? तो कर के सबसे पहले आयकर, जिसको हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जिस मनुष्य पर लगाया जाता है उसे आदमी को अदा करना होता है। इसको इनकम टैक्स अंग्रेजी में बोलते हैं। इनकम आय के आधार पर होता है, जितनी ज्यादा आय होगी उसी अनुपात में उसका कर है की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी, ज्यादा दर पर लगाया जाएगा इसे। दूसरा है निगम कर। निगम कर से सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। नंबर 3 निगम कर संपदा कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क और बिक्री कर। इस प्रकार ये कर है हमारे। आपने ये जो कर है, नंबर 1 आयकर, नंबर 2 निगम कर, नंबर 3 संपदा कर, नंबर 4 उपहार कर, नंबर 5 सीमा कर, नंबर 6 उत्पाद कर, नंबर 7 बिक्री कर। आय पर लगने वाला आयकर निगम कर निगम के द्वारा लगाया जाता है, जो लोकल कमेटी होती है। संपदा कर संपत्ति के ऊपर कर लगाया जाता है। उपहार कर कोई उपहार भेंट किया जाता है तो उस पर कर लगता है। और सीमा शुल्क, सीमा एक प्रदेश से, एक देश से दूसरे देश के, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में माल भेजने पर लगाया जाता है। और उत्पाद कर प्रोडक्शन पर कर लगाया जाता है, जो उस उत्पादन किया जाता है उस पर कर लगाया जाता है। और बिक्री कर सामान बेचने के ऊपर लगाया जाता है, सेल टैक्स जिसको आप बोलते हैं।
तो इस प्रकार ये कर हैं, इनसे सरकार को आय होती है और उस आय के बदले में सरकार कोई देयता भी नहीं होती और न ही सरकार की कोई परिसंपत्ति में कमी आती है। कर एक आवश्यक भुगतान है, जैसे कि मैंने इनकी विशेषता में बताया था। कर एक ऐसा आवश्यक भुगतान है जो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही पड़ता है। अब हम इसके साथ ही बात करते हैं करेतर नंबर 2 करेतर बोलते हैं। करेतर कर के अलावा भी सरकार की कुछ अन्य प्राप्ति हैं जिनसे सरकार को प्राप्त होता है। जैसे हम करेतर की बात करें तो इनमें सबसे पहला आता है फीस, लाइसेंस तथा परमिट। फीस, लाइसेंस, परमिट। नंबर जैसे भी कोई फीस है, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, मैरिज सर्टिफिकेट की फीस है, आपके ओबीसी बीसी की सर्टिफिकेट की फीस है, उसकी फीस लगती है कोई, या कोई फार्म भरा है आपने उस फार्म की फीस है, उसकी आपकी यानी एक ऐसी आपको जिसके बदले में आपको कोई विशेष सुविधा दी जाए उसको फीस कहते हैं। लाइसेंस इसी प्रकार यदि किसी विशेष काम करने की आपको आज्ञा दी जाए उसको लाइसेंस बोलते हैं। परमिट भी इसी प्रकार आपको किसी चीज की आज्ञा दी जाए आपको उसको परमिट कहा जाता है। इसके बाद लाइसेंस, फीस, परमिट एक लैंग्वेज, फीस विशेष भुगतान होता है और लाइसेंस किसी विशेष कार्य के लिए, जैसे कोई ठेका ले लिया आदमी ने, उसके बदले में 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस है और दूसरे लाइसेंस है आपके, किसी भी प्रकार के लाइसेंस है, उस लाइसेंस उसके बदले में आपको फीस का भुगतान करना पड़ता है। इसी प्रकार आपने कोई परमिट लिया, ट्रक चलाने का परमिट लिया है या किसी चीज का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में एंट्री का परमिट लिया है तो उसके बदले में भी आपको फीस चुकानी पड़ती है, जिसको आप एंट्री फीस बोलते हैं। दूसरा है आपका जुर्माना जब्ती। ये आपको पता है कि जुर्माना जो कानून बनाया सरकार ने, उसके कानून को तोड़ने पर लोगों को जुर्माना लिया जाता है, उनसे जुर्माना वसूला जाता है और सरकार की आय का हानि इनकम सोर्स होता है। या कोई चीज जब्त कर ली जाती है गलत नियमों का उल्लंघन करने के कारण, किसी भी से उसके वाहन को जब्त कर लिया जाता है या उसकी जमीन जब्त कर ली जाती है, वो भी सरकार की आय का इनकम का सोर्स होता है। और नंबर 3 एसेट, क्या बोलते हैं इसको, एसेट। एसेट क्या होती है? एसेट कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जमीन जायदाद ऐसी होती है जो बिना उत्तराधिकारी के ही चली जाती है, जैसे कोई उत्तराधिकारी नहीं होता जमीन का, और जो फिर उस पर सरकार का कब्जा हो जाता है, वो सरकार के हिस्से में आ जाती है। जो भी कोई वस्तु है या जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, कोई भी परिसंपत्ति है, यदि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो सरकार अपने कब्जे में कर लेती है, जिसको हम एसेट बोलते हैं। वो भी इनकम का सोर्स बनती है सरकार का। इसके बाद सरकारी उद्योगों से आए, सरकार तो सरकारी आय से प्राप्तियां होती है, उद्यमों से भी प्राप्त होती हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे आपका वो बस परिवहन विभाग हो, चाहे आपके वो कोई सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका सरकारी शिक्षा एजुकेशन का कोई विश्वविद्यालय हो, कोई भी है जिससे चाहे वो नाम मात्र की आय हो लेकिन आय जरूर होती है उसे, चाहे वो रेलवे से हो, खादी रूम में आय होती है। जो भी सरकार के उद्यम है, सरकार की कंपनी है, सरकार का उपक्रम है कोई भी, उसके से जो आय होती है वो सरकार की प्राप्ति का इनकम का सोर्स होता है। इसका विशेष अंकन, विशेष अंकन भी सरकार की आय का सोर्स है, विशेष काम पर लगाया जाता है। और जो छोटा है इसका वो आपका है उपहार तथा अनुदान।
सरकार द्वारा कई प्रकार के सरकार को उपहार भी मिलते हैं या विदेशों से अनुदान भी मिलता रहता है, WHO से या वर्ल्ड बैंक से या दूसरे देशों से किसी भी प्रकार का अनुदान मिलता है, वो भी राष्ट्रीय आय का या सरकार की आय का या सरकार की प्राप्ति का एक सोर्स बनता है। तो इस प्रकार हमने जो आज आपको बताया, आपसे हमने जो डिस्कस की, वो ये बताया कि सरकारी बजट क्या है, आय व्यय का अनुमानित ब्यौरा है, जो आने वाला साल है उसका अनुमानित ब्यौरा है, जो कि हम 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक का लेते हैं आय व्यय का लेखा जोखा। और ये जो सरकारी बजट है वो 2 प्रकार का बताया था आपको, बजट प्राप्तियां, व्यय बजट प्राप्तियां 2 प्रकार की हैं, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। जो राजस्व प्राप्तियां वो 2 प्रकार के हैं, एक करत प्राप्तियां और एक कर प्राप्तियां और एक करेतर प्राप्तियां। तो इनमें आज हमने डिस्कस किया राजस्व प्राप्तियों के बारे में, ज्यादा लंबा अध्ययन हो जाएगा। कल हम बात करते हैं आपकी पूंजीगत प्राप्तियों की। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो में इतना ही काफी रहेगा आपके लिए। तो इसके लिए आपने अच्छे से करके आना है, करना है, पढ़ना है, बढ़ना है और चलते रहना है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।